नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद ए ख़ान के साथ दमे के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि दमे का तस्करा हो रहा था और हम बात कर रहे थे उन वजूहात की जिनकी बिना पर ये मर्ज़ सामने आता है। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वालिदैन विरासत में बच्चे को या औलाद को ये मर्ज़ दे सकते हैं? हाँ, देखिए, जो जो दमे की जो जीन होती है आमतौर पे वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, या अगर किसी को पेरेंट में नहीं हो सकता, दादा से आई हो, नाना से आई हो, तो यकीनन ये एक जीन्स में आता है। लेकिन सिर्फ उस जीन्स को इनहेरिट करना काफ़ी नहीं है। जीन्स के साथ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो जब मिक्स होते हैं तो वो फिर दमे के मौजब बनते हैं। यानी सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को नहीं गर्दाना जा सकता कि वालिदैन में था तो इसीलिए बच्चे को हो। हाँ, ज़रूरी नहीं है। मतलब ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पेरेंट्स को दमा था, ज़रूरी नहीं है कि तमाम बच्चों को ये दमे की टेंडेंसी हो। और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके पास जीन्स हैं दमे की, लेकिन आपको एलर्जन एक्सपोजर नहीं हो रहा, आपको कोई सिगरेट का धुआं नहीं आ रहा, दूसरी और चीज़ें नहीं आपको फेफड़े में जा रही, तो हो सकता है आपको दमा ना डेवलप हो। डॉक्टर साहब, अलामात किस तरह की हो सकती हैं? दमा जब इब्तदाई तौर पर सामने आता है बड़ों में, और इसी तरह क्या बच्चों में अलामात मुख्तलिफ होती हैं? हाँ, देखिए, बच्चों के अंदर आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है खांसी। यानी कि बच्चे जो रिकरेंट कॉफ जिसे हम कहते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं, अक्सर माँ बाप कहते हैं जी रात को ये जो है सोते में खांसता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उठ बैठता है खांस खांस के, और फिर कभी कभी उल्टी भी कर देता है। तो छोटे बच्चों में खांसी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा जो है, अगर आप देखें, अगर अटैक हुआ है दमे का, तो उसके अंदर उसकी जो है पसलियाँ भी चलती हैं। यानी कि अगर कपड़े उतार के उसको देखा जाए तो जिसे हम कहते हैं इनड्रॉइंग ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इसके अलावा जो सांस की नालियों से सीटी की आवाज़ भी आ सकती है, जिसे हम वीजिंग कहते हैं। तो ये 3 अलामतें बच्चों में होती है: खांसी, वीजिंग और इनड्रॉइंग ऑफ मसल्स उसके जो रेस्पिरेटरी के, या पसलियाँ चलना जिसे हम कहते हैं। एडल्ट के अंदर भी खांसी इंपॉर्टेंट है। खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है। सांस उसको लेने में दुश्वारी पेश आती है, यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसका चेस्ट अपने आप को टाइट फील होता है, और सीटी की आवाज़ भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है दमे का। डॉक्टर साहब, चेस्ट एक्सरे को सांस की बीमारियों में ख़ासी अहमियत दी जाती है। बहुत सारी बीमारियों की तशख़ीस इसकी बिना पर की जा सकती है। क्या दमे का मर्ज़ भी या दमे का मर्ज़ भी इस पर पकड़ा जा सकता है कि चेस्ट एक्सरे में कुछ तब्दीलियाँ आई हों? देखिए, जनरली 99% जो दमे के मरीज़ होते हैं उनमें चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है। चेस्ट एक्सरे जो हम करते हैं वो करते हैं टू रूल आउट टीबी, टू रूल आउट अदर लंग कंडीशंस। कहीं नमूनिया तो नहीं है, एक और बीमारी होती है ब्रोंकिएक्टेसिस है, टीबी है, तो इनको रूल आउट करने के लिए करते हैं। तो दमे के डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे का कोई रोल नहीं है, कोई ख़ास रोल नहीं है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे लोग ख़ासे ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं। कौन सा ऐसा तरीक़ा है जो कि मौजूद तरीन कंसिडर किया जाता हो दमे की तशख़ीस के हवाले से? देखिए, दमे के लिए ब्लड टेस्ट की भी इतनी कोई अहमियत नहीं है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गुड हिस्ट्री। अगर डॉक्टर ट्रेंड है और मरीज़ से सही हिस्ट्री ले, तो 9 आउट ऑफ 10 जो है एस्मा जो है सिंपली बाय गुड हिस्ट्री डायग्नोज हो सकती है। इसके बाद 2 सिंपल से टेस्ट है जो कि करने के हैं। एक टेस्ट तो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में कर सकता है, जिस तरीके से हम लोगों का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। एक अपरेटस होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। इसी तरह एक छोटा सा एक आला होता है जिसे हम पीक फ्लो मीटर कहते हैं। मरीज़ से हम कहते हैं अंदर गहरा सांस लेके ज़ोर से फूकें, और उसके अंदर पता चल जाता है कि उसकी सांस की नालियाँ कितनी खुली हुई हैं, कितनी बंद हैं। एक नॉर्मल आदमी में फॉर एग्जांपल 500 से 600 तक उसका पीक फ्लो रेट होता है। यानी कि जब आप फूकते हैं तो वो 0 से लेके वो पहुंच जाता है 550-600 लीटर पर मिनट तक। लेकिन जो दमे के मरीज़ होते हैं उनमें ये लेवल 100 भी हो सकती है, 150 भी होती है। डिपेंड करता है डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है। जितना सीवियर अटैक होगा उतनी ही वो लेवल लो होगी। तो वो टेस्ट हम जब करते हैं, उसके बाद मरीज़ को हम एक और ऐसी दवा देते हैं इनहेल फॉर्म में, जिससे सांस की नालियाँ खुल जाती हैं, और फिर वो टेस्ट हम दोबारा रिपीट करते हैं। अगर उसके अंदर सांस की नालियाँ खुल जाती हैं तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एस्मा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कि उसमें सांस की नालियाँ जो हैं वो परमानेंटली तंग नहीं होती, टेम्परेरी तंग होती हैं, तो वो ब्रोंकोडायलेटर चैलेंज से दवा की मदद से खुल जाती है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है पीक फ्लो मीटर। और दूसरा हम फिर एक और टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री, जो कि करवाते हैं। उससे भी जो है दमा आमतौर पे कंफर्म किया जा सकता है। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी और भी कोई बीमारियां होती हैं जो दमे से मुशाबहत रखती हों लेकिन दमे का मर्ज़ ना होती हों? हाँ, देखिए, अगर फर्स्ट टाइम किसी को दमा
जैसे सिम्टम्स हों एट द एज ऑफ 50-60, स्पेशली इज स्मोकर, तो सोचना चाहिए कि कहीं उसको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं, जिसे हम कार्डियक एस्मा कहते हैं। तो जी। बाज़ औक़ात अगर फेफड़ों में फ्लूइड आ जाए, जिसे हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, उसमें भी खांसी और सांस ऐसे फूल सकता है। इसके अलावा एक बीमारी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि स्मोकर्स में होती है जनरली और अबव द एज ऑफ 40 होती है, तो उसके अंदर भी खांसी, बलगम और वीजिंग हो सकता है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और कार्डियक एस्मा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मिमिक करती हैं एस्मा को। इसके अलावा टीबी की एक शक्ल होती है जिसे हम कहते हैं एंडोब्रोंकियल टीबी, यानी टीबी सांस की नालियों की टीबी। तो उसके अंदर भी बाज़ औक़ात मरीज़ को जो है ये सीटी की आवाज़ आ सकती है और दमे की तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अशरफ साहब, बच्चों में अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि इब्तदाई तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है बार बार, क्योंकि खांसी का मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा होता। क्या ऐसे में वालिदैन को इस तरफ गौर करना चाहिए कि बच्चा कहीं दमे का शिकार तो नहीं? हाँ, देखिए बात यह है कि ये एक एंटीबायोटिक का, जब आपने सवाल किया, वन ऑफ द रीज़न कि दमा जो है बढ़ रहा है, उसका ये ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। बाद जो चाइल्डहुड इन्फेक्शंस होते हैं एक्चुअली प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी उन इन्फेक्शन के वजह से बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ा डेवलप हो जाती है। अब ये होता है आजकल जब से एंटीबायोटिक्स आए हैं और हमारा जो सॉर्ट ऑफ जितनी अफोर्डिंग क्लास है, उसमें ये होता है जैसे ही बच्चे को कोई खांसी आई फ़ौरन स्पेशलिस्ट के पास ले गए और फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू कर दिया। हालांकि वेट करना चाहिए, 1-2 दिन तक वेट करना चाहिए। अगर बच्चा को कोई अनड्यू फीवर नहीं है, ऐसे गला कोई इतना ख़राब नहीं है, एंटीबायोटिक जनरली जो इन्फेक्शन होते हैं वायरल इन्फेक्शन होते हैं और 2 से 3 दिन में खुद ही सेटल हो जाते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन बाज़ औक़ात जो है बाज़ दमे के ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। बलगम का रंग अगर पीला है, बुखार बहुत ज़्यादा है, गला बहुत ख़राब है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक का रोल डेफिनेटली है। लेकिन ज़्यादातर दमे के मरीज़ के अंदर एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं उन मरीज़ों के हवाले से पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या इंसान की जहनी कैफियत या फिर स्ट्रेस का जो लेवल हो, वो दमे के अटैक होने में किसी तरह से मुआविन साबित हो सकता है? देखिए, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में तो इमोशनल स्ट्रेस भी एक वेल नोन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। वो किसी किस्म का भी स्ट्रेस हो सकता है, वो मतलब घरेलू झगड़े हो सकते हैं, वो काम का प्रेशर हो सकता है, या और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। तो कोई भी स्ट्रेस अगर होगा तो वो दमे को एग्रीवेट कर सकता है, दमे का अटैक कर सकता है। डॉक्टर साहब, दमे के मामले में किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है और कितने अरसे के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दमे के मरीज़ को ये समझाना ज़रूरी है कि दमे के मरीज़ को एक लॉन्ग टर्म इलाज कराना है। ऐसी कोई दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई जिसे हम कहें इट्स अ क्योर फॉर एस्मा। मुख्तलिफ लोग दावे करते हैं, यहाँ पे आप देखिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर क्वैक्स बैठे हुए बता रहे दमे का शर्तिया इलाज, हेपेटाइटिस सी का शर्तिया इलाज, डायबिटीज़ का शर्तिया इलाज, सब ऐसे दावे कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं कौम से। बात यह है कि दमे के मरीज़ को आप ये बताना है कि दमे को कंट्रोल किया जा सकता है। वी कैन नॉट क्योर इट कम्प्लीटली, वो क्योर, लेकिन ये है कि दमे का मरीज़ अगर सही इलाज कराए तो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। जहाँ तक पहली चीज़ जो है दमे के मरीज़ को अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी जैसे हमने बात की हाउस डस्ट माइट से प्रोटेक्ट करना है, धुएँ से, सिगरेट के धुएँ से, पोल्यूशन से जितना बच सकते हैं इंसान को बचे। ज़ाहिर है कि बिल्कुल बचना तो तकरीबन नामुमकिन है जी। तो कुछ दवाइयाँ फिर हम जो है मरीज़ को देते हैं, जिससे 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं, एक है प्रिवेंटिव और एक होता है रिलीफ और एक्यूट सिम्टम। प्रिवेंटिव दवाइयाँ भी 2 शक्ल में आती हैं, एक तो आती है इनहेल फॉर्म में जिसे मीटर डोज इनहेलर कहते हैं, और एक कैप्सूल के फॉर्म में आती हैं जो भी एक डिवाइस के साथ लेते हैं जिसे रेबुलाइज़र कहते हैं, वो भी ड्राई पाउडर इनहेलर होता है। वो दोनों जो है सांस के ज़रिए फेफड़े के अंदर दवा जाती है। और हमारे मुल्क में बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं जनाब मैं इनहेलर नहीं लूँगा, मैं सिरप मुझे लिख दीजिए, इंजेक्शन लिख दीजिए। जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन एक बहुत बड़ा मसला है, इस तरह अस्थमा में इनहेलर। बिल्कुल, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में। मैं उनको समझाता हूँ कि जनाब जिस तरह से आँख की अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर आँख के कतरे देता है तो आप दर्द लेते नहीं, कहते हाँ आँख के कतरे। मैंने कहा इसी तरह ये फेफड़े की बीमारी है, अगर फेफड़े के अंदर हम डायरेक्ट दवा ले जा रहे हैं जो कि माइक्रोग्राम के अंदर है, तो इससे आपको क्या, तो फिर लोगों की समझ में आता है। अक्सर लोगों के जहनों में है कि जनाब वो इनहेलर या ये ड्राई पाउडर जो इनहेलर है, इनकी हैबिट फॉर्मिंग है, आदत पड़ जाएगी। तो अक्सर मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब
हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब ये ना लिखिएगा, हमें आप इंजेक्शन लिख दें, पेनफुल इंजेक्शन लगाने को तैयार हैं, एक छोटा सा इनहेलर वो लेने को तैयार नहीं, सिंपली बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन इन देयर माइंड। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर दमे के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।